हेलो। देखिए, इस टॉपिक की शुरुआत तो कर दिया था मैंने, और आपको मैंने ये बताया था कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट बढ़ता है और रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है। ये टॉपिक मैंने बताया था आपको। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है, यानी स्पीड बढ़ती है, और रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है, ये आपको बताया था। और एक बात और बताया था आपको कि अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हैं, 10 डिग्री बढ़ाते हैं, तो क्या होता है बताइए? रेट कांस्टेंट दोगुना हो जाता है। ठीक है, आपने ये टॉपिक किया था और उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आपको बता दें ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। नीट इस साल 24 के पेपर में, 2024 के पेपर में इस चैप्टर के 3 सवाल आए थे। तीनों सवाल इसी टॉपिक से आए थे एक साथ। जो टॉपिक आने वाला है आज ही पढ़ेंगे इसको। सारे सवाल, तीनों सवाल इसी के अंदर थे। एक सवाल आया था ग्राफ का था, ग्राफ का। एक सवाल थ्योरी का था और एक सवाल न्यूमेरिकल था। और तीनों सवाल इसी टॉपिक से थे जो आज पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, सारे सवाल एक ही टॉपिक से। तो आज ये डिस्कस किया जाएगा कि टेम्परेचर से रेट कांस्टेंट पे कितना फर्क पड़ता है। वैसे तो आपको बता चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, ये तो तय है, निश्चित है कि बढ़ेगा। तो ये किस प्रकार बढ़ता है, कितना बढ़ता है, आज उसको अलग से पढ़ना है आप लोगों को। इस चैप्टर में ये बहुत बड़ा नाम है, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन। हाँ, पीछे पुरानी क्लास की बात थोड़ा याद दिला दूं आपको। हमने वहां बताया था
सेंटेंस को ध्यान दीजिएगा, लिखवाया था वो मैं बोल रहा हूं पहले। वहां लिखवाया था किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया जाता है तो रेट कांस्टेंट नियरली डबल, नियरली देख लीजिएगा शब्द जो नियरली, लगभग डबल मैंने बात की थी, नियरली डबल कहा था आपसे, ठीक है ना, लगभग दोगुना हो जाता है, ऐसा कुछ कहा था मैंने। लेकिन वो नियरली का मतलब लगभग की बात हो रही थी। लेकिन अगर एक्यूरेट बात किया जाए कि सच में टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट कांस्टेंट सच में कितना बढ़ा, एक्चुअल कितना बढ़ा, वास्तव में कितना बढ़ा, उसकी जानकारी सिर्फ किससे लगता है, आर्हेनियस इक्वेशन से। एक वर्ड यूज किया है देखो, एक्यूरेटली, सही सही, सच में कितना बढ़ा इसका पता आपको लगेगा आर्हेनियस इक्वेशन। ये बहुत बड़ा नाम है इस चैप्टर का। 3 सवाल इसी इक्वेशन से आए थे इस बार, आर्हेनियस इक्वेशन में लिखने जा रहा हूं, और इसी इक्वेशन पे अलग अलग तरह के सवाल पहले भी पूछे गए हैं, बहुत सवाल, और इस बार तो तीनों सवाल ही इसी से आया था। तो आर्हेनियस इक्वेशन में लिखने जा रहा हूं, काफी लोगों को शायद पता भी होगा। देखिए आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है। हाँ, पहले मैं लिख दूं आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन होती है, काफी लोगों को पता होगा, कैपिटल ए, यहाँ के बराबर होता है ए इंटू स्मॉल ई पावर माइनस ए अपान आर टी। ये आर्हेनियस इक्वेशन होती है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, होती है। मैं सारे सिंबल बता रहा हूं ना किसको क्या कहते हैं, चलिए नोट कीजिए पहले। के बराबर ए ई पावर माइनस ए अपान आर टी। के बराबर ए ई पावर माइनस ए अपान आर टी। तो एक तो आपको इसको याद करना है, और इसमें मैं सारे सिंबल बता दूं कि इसको क्या कहा जाता है, और इसकी डेफिनेशन भी आएगी, आगे आएगी, अभी तो फिलहाल सिंबल बताऊंगा आपको। चलिए फटाफट बता दीजिए इसमें। के को क्या कहते हैं जल्दी बताइए। रेट कांस्टेंट, तो सभी जानते हैं के का मतलब रेट कांस्टेंट होगा, रेट कांस्टेंट। हाँ, जो चीज आप जानते हैं, कैपिटल आर क्या होता है सभी जानते हैं, क्या होता है बताइए। गैस कांस्टेंट, ये भी आपको शायद पता है, और इसकी वैल्यू जानते हैं कितनी होती है, 8.314, यही इस्तेमाल करना है। कैपिटल टी सभी जानते हैं टेम्परेचर होगा, और ये हमेशा किस में रखना है, ध्यान रखना है, किस में रखना है, केल्विन में, सेल्सियस में होगा, केल्विन में बदल के रखना है। और देखिए एक बड़ा नाम है यहाँ पर, ये काफी डिस्कस होगा ये, इसको कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या होती है मैं आगे बताऊंगा, इस बताऊंगा कि ये क्या चीज होता है, अभी लिख लीजिए कि फिलहाल एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सक्रिय ऊर्जा कहते हैं हिंदी में। क्या होता है ये बताऊंगा, एनर्जी ये कोई होती होगी, अभी आगे पता चलेगा, अभी लिख लीजिए खाली एक्टिवेशन एनर्जी होता है ये। और स्मॉल ए जानते हो, स्मॉल ए क्या होता है, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, जो लॉग में छोटा सा ए लिखा होता है वही होता है, लॉग में ए लगाते हुए एक्सपोनेंट होता है, और कैपिटल ए को ये नाम दिया जाता है। तो इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बहुत सारे नाम देते हैं इसको।
ये मैं सब बताऊंगा, ये डिफाइन करूंगा, ये क्या ग्राफ बनेगा तो समझाऊंगा कि क्या चीज होती है, ठीक है। और सब बताऊंगा, ये सब तो बताना नहीं है, हाँ इसको मुझे ज्यादा बताना है ना, इसको मैं ग्राफ से बताऊंगा किसको कहा जाता है। और ये कांस्टेंट होता है, आर्हेनियस कांस्टेंट कहते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहा जाता है, कई बार इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर का नाम है और कुछ नहीं है, एक कांस्टेंट होता है, आर्हेनियस नियतांक होता है, कैपिटल ए की वैल्यू, ये सवाल में सब दिया रहेगा आपको। और आपको बता दें इस पूरे सिंबल में सबसे जो बड़ा नाम है, सबसे जो महत्वपूर्ण नाम है, जानते हो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। इसी पे सवाल बहुत बनते हैं, तो सारा ध्यान इसी पे हम लोगों का रहेगा, आगे चल के बनाएंगे ना तो आपका ध्यान इसी पे ज्यादा रहेगा। ये क्या होता है समझाऊं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी समझाऊंगा कि आप किसको कहते हैं, तो ये तो खैर अलग से हम बताएंगे, पूरा टॉपिक होगा ये एक्टिवेशन एनर्जी का। फिलहाल आपको आर्हेनियस इक्वेशन याद हो गया होगा, क्या होता है बताइए, के बराबर ए ई पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो ये एक फार्मूला है, आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। तो चलिए इस समीकरण को थोड़ा सा पढ़ा जाए कि इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे। अभी देखो हम बताएंगे आपको, सारे सवाल सब निकल के आएंगे एक करके, ठीक है। तो ये फार्मूला दोबारा लिखेंगे आप कॉपी में, फिर से लिखिए, पूरा नोट कर लिया यहाँ तक ना, उसके बाद इसको फिर से लिखना है आपको, ठीक है। नीचे फिर से लिखिएगा, एक एक करके लिखते जाइएगा, ए बराबर ए पावर माइनस ई अपॉन आर टी। हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो देखो जो धीरे धीरे आप नीट का सवाल करने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन इक्वेशन तो ठीक है अपनी जगह पे, हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, इधर भी लेंगे उधर भी लेंगे, दोनों तरफ लॉग लगा देंगे। तो लॉग लगा के थोड़ा सा हल करेंगे तो एक आपका समीकरण बनेगा, इक्वेशन आएगा। हालांकि एग्जाम में लॉग मत लीजिएगा, आंसर जो निकलेगा उसको याद रखिएगा, हम निकाल के पूरा दिखाने वाले हैं कैसे निकलेगा। वैसे आपको याद होगा, बता चुके हैं, लॉग बेस ई जो होता है कभी के भी इसको क्या लिखा जाता है, एल, शायद याद है, ठीक है ना। लॉग बेस ई का छोटा रूप होता है एल भी बोला जाता है, नेचुरल लॉग कहा जाता है, ठीक है। अगर एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो हर जगह एल एन लिखा हुआ है, इसीलिए हम भी एल एन लिखना शुरू करेंगे। एल का मतलब क्या होता है, लॉग बेस ई, सभी जानते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगर हम लॉग लेते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बता दीजिए, एल के बराबर एल पूरा लिखिएगा, पूरा पहले एल ए इंटू ई पावर माइनस ई अपान आर टी, पूरा लिखिएगा, ठीक है। दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए। एक दिन हमने क्लास में लॉग के कुछ फार्मूले बताए थे, तो अगर ये बताइए लॉग ये तो अकेला है, ये एल एन लॉग है, ए है डॉट है, एक फार्मूला बताया था लॉग एम इंटू एन, ये टूट जाता है ना, कैसे टूटता है, लॉग प्लस लॉग एन, मतलब लॉग के साथ ये हो जाता है और ये अलग हो जाता है, तो इसका फार्मूला दोबारा लिखना होगा। तो इसको कैसे लिखा जाएगा देखिए, एल एन के और इनको तो प्लस होता है, बोलिए एल एन के बाद क्या होगा, एल एन पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ई पावर माइनस ई अपान आर टी, ठीक है। मैंने इसको ब्रेक, एम ट्वेन पे ब्रेक किया, एम अलग एन अलग, लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग का नियम जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, बताओ पावर कहाँ जाता है, आगे
पावर आगे जाता है, पूरा ये उठाना है, मतलब कि माइनस ई अपान आर टी, पूरा ये कूद के आगे चला जाएगा। बताओ आगे जाएगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ए डिवाइड बाई आर टी, कैसे है समझना चाहिए। ये पूरा पावर जो है ना आगे चला जाएगा। आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या बचेगा, एल एन ई बचेगा ना, लिखते जाइएगा। रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट याद कीजिएगा। उसी पे सवाल 24 में आता है, मतलब 3 सवाल हम करेंगे इस पे। देखो एल एन ई, एल एन ई, एल एन ई सच में असल में एल एन बोला जाता है, लेकिन एल एन का मतलब लाग बेस ई होता है, और सभी जानते हैं लाग ई बेस पे ई का मान हमेशा 1 पढ़ा होगा। ठीक है ना, जैसे एक्स एक्स का 1 होता है, ई ई का 1 होता है, कहने का मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 1 हो जाएगी। तो आप इसको लास्ट में लिखेंगे एल एन ए माइनस ई अपन आर टी मल्टीप्लाई बाई 1। तो रिजल्ट आने वाला है, उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब एग्जाम में नहीं करना है पूरा। पेपर में ये प्रूव मत करने लगना, कोई फायदा नहीं है, इसको प्रूव मत करने लगना है। रिजल्ट आंसर बताऊंगा, घेर दूंगा, उसको याद करिएगा। अब ये तो फाइनली क्या मिला आपको बता दिए, एल एन के बराबर, बोलिए एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई अपान, तो ये रिजल्ट याद रखना है। एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई अपान आर टी। ये क्या है, क्या है, क्या चीज है, नहीं नहीं वैसे नहीं, क्या चीज है ये, ये भी क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन, अलग अलग तरह की लॉगरिथमिक लाग वाली आर्हेनियस इक्वेशन, तो वो भी था, ये भी आर्हेनियस इक्वेशन होती है। ये लाग वाली है, वो भी ना लाग वाली थी, सब आर्हेनियस इक्वेशन है, वो भी थी, ये भी है, इसको भी आर्हेनियस इक्वेशन बोलेंगे। तो देखो मैंने आया कैसे, मैंने निकाल के दिखा दिया, बट पेपर में ये निकालने वाला काम आपको नहीं करना है। एक था जो ई, और उसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, और इसको कहते हैं लॉगरिथमिक, इसे लॉग लगा होगा, आपको बस याद होना चाहिए एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई अपान आर टी। तो ये तो सीधा फार्मूला आर्हेनियस इक्वेशन है, इस पे ध्यान देना है आपको। अब देखिए नीट 24 का पहला सवाल, 24 का पहला सवाल आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बताइए बराबर का साइन है, हम ऐसा कर सकते हैं इसको पहले लिख दें, इसको बाद में, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको आगे कर देते हैं, इसको पीछे कर देते हैं, बराबर बराबर तो रहेगा नहीं। तो इसको दोबारा लिखना चाहे हम लोग तो लिख सकते हैं एल एन के बराबर, हम बस इसको पहले करेंगे तो आगे जाएगा यहाँ पर माइनस ई अपान आर टी, और प्लस क्या होगा एल एन ए। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत, हमने आगे वाला पहले किया, यानी इसको आगे किया। अब मैं इसको एक बार और लिखूंगा, देखिए एल एन के बराबर, क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है,
माइनस ई अपान आर इंटू 1/t और प्लस ln a। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं? असल में ये लाइन की तरह दिखेगी आपको। लाइन एक कैसी होती है? y बराबर mx प्लस सी। और मैंने बोला था इस चैप्टर में लाइनें आपने बना रखी है, जीरो ऑर्डर में बनाई थी, फर्स्ट ऑर्डर में बनाई थी, अब हम लोग अर्हेनियस इक्वेशन में बनाएंगे। आप ये बता दीजिए इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? y, इसको पढ़ेंगे m, इसको पढ़ेंगे x और इसको पढ़ेंगे c। तो ग्राफ बना सकते हैं? चलिए बनाइए जल्दी से, क्योंकि 2 बार तो बन चुका है। अगर इसका ग्राफ बना लेंगे आप तो 2024 का सवाल होगा। हम्म ठीक है। आपको बता दें इससे मिलते जुलते ग्राफ, लगभग मिलते जुलते ग्राफ, जीरो ऑर्डर के थे, फर्स्ट ऑर्डर के थे, एकदम मिलते जुलते ग्राफ दे, एकदम उसी तरह का बनेगा। आपको बस लाइन समझना, स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, ये y की तरह हो गया, ये पूरा ब्रैकेट वाला m हो गया, ये x हो गया और ये हो गया c। तो देखिए करना कुछ नहीं है, सभी जानते हैं ये नीट 24 का पेपर का आंसर है, समझ लो। देखो सबसे पहले y और x से बनाना चाहिए, और देखो मैं पुराने सवाल भी बताऊंगा। ये बताओ x पे क्या बनेगा? बोलिए x पे t नहीं, 1/t, पूरा का पूरा लेना है। 1/t यहाँ पे लिखा जाएगा 1/t, पेपर में ये छपा था, करोगे देखिए 1/t, x का मतलब 1/t। बताओ y पे क्या बनेगा? ln k, ln k बनेगा। तो यहाँ पे आप ln k लिख सकते हैं। पर आप ऐसा ग्राफ मैंने बताया था, स्ट्रेट लाइन होता है, सभी जानते रहते हैं। सी को इंटरसेप्ट कहते हैं, अंतखंड कहते हैं। तो बताया था सी किसके बराबर है? ln के। तो सी ln a होता है। हम क्या करते हैं ना, ओरिजिन से ऊपर जाते हैं, दूरी नाप लेते हैं और वहां पे रुकते हैं जहां पे वैल्यू किसके बराबर होगा? सी का मतलब क्या होता है? ln a। तो यानी कि एक पॉइंट मार्क किया जाता है और इसी दूरी को कहा जाता है ln, ln बोलिए ln a, इसी को कहा जाता है दूरी को। ये c होता है ln a के बराबर, c। इससे पता लग जाता है कि लाइन यहां से जाएगी, लाइन यहां से जाएगी। अब बताया था ऊपर जाएगी, आगे जाएगी, नीचे जाएगी, ये स्लोप से पता होता है। स्लोप देख सकते हैं नेगेटिव है, नीचे आएगी। आपको याद होगा ठीक जीरो ऑर्डर में भी ऐसा ही था, फर्स्ट ऑर्डर में भी ऐसा ही था और अर्हेनियस इक्वेशन में भी वैसा ही है, एकदम सेम मिलेगा। 3 बार ग्राफ बनाइए। तो चलिए मैं ग्राफ यहाँ खींच देता हूँ, ऐसे लाइन खींचिए यहाँ पे और फटाफट स्लोप लिख लीजिए।
स्लोप बराबर क्या होगा, माइनस ई ए डिवाइड बाई आर। ठीक है, नोट कीजिए। तो पहला सवाल नीट पेपर का 24 का ये ग्राफ था। बताइए आर्हेनियस इक्वेशन लाग के फॉर्म में ये किस रूप में दिखती है, स्ट्रेट लाइन जैसा दिखती है। आर्हेनियस जो इक्वेशन है, यहाँ पे लिख लीजिए, इक्वेशन जो होती है लाग वाली बनती है तो स्ट्रेट लाइन दिखती है। अब देखो मैं आपको 2022-23 का सवाल, पहले का सवाल बताता हूँ। ये मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन, ये देखो सीधी रेखा y बराबर mx प्लस सी से मिल रहा है तो स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी रेखा होती है स्ट्रेट लाइन। और कितने सवाल 24 के पहले आए थे वो मैं एक एक करके, बहुत सवाल आए यार, एक दो नहीं बहुत सवाल आए, मैं सारे सवाल बताता हूँ। पुराने जैसे 18 में या 17 में आया होगा वो सारे सवाल बताता हूँ। इस लाइन का मतलब हम ये कहना चाहते थे कि आर्हेनियस का समीकरण अगर लाग के रूप में लिखा जाए तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप का हो जाता है। तो पहला सवाल सुनिए जो आया था, उन्होंने पहला सवाल ये पूछा था कि ये स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ है जो खींचा है आपने, इसमें पूछा था, एक हम लोग ग्राफ में लिखते हैं ना y वर्सेस x, y वर्सेस x, तो यही आंसर था कि यार वो ग्राफ किस किस अक्षों के बीच बना हुआ है, यानी y पे क्या है और x पे क्या है। बताइए क्या होगा, ln के वर्सेस, बोलिए ln के वर्सेस 1/t। y का मतलब ln के हो गया और x का मतलब 1/t, ये बात हम पहले भी बताते रहे आपको। ग्राफ बिटवीन, ये भी नीट का क्वेश्चन है, ईयर मुझे याद नहीं बट है, 15 का है, 16 का है, 17 का है, बट है नीट का, ये भी क्वेश्चन है, आंसर है, मतलब आंसर है। पूछा था कि अर्हेनियस समीकरण जो कि स्ट्रेट लाइन होती है उसमें ग्राफ बनता है, ग्राफ बनता है किसके बीच, ln के और 1/t के बीच। आंसर यही छपा था। अब कहोगे सर इसमें गलत आंसर क्या बना था, तो ये हम लोगों ने सही आंसर लिखा, ये y पे है और ये कहाँ पे है, x पे। बस आपको वर्सेस का मतलब इसके खिलाफ बना है, इसके अगेंस्ट बना हुआ है, तो 1/t देख सकते हैं, ये वाला 1/t है और ये वाला ln के, तो y x बताया जाता है हमेशा किसके किसके बीच ग्राफ बना हुआ है। हाँ, इसमें आंसर गलत कैसे छपे थे, एक आंसर में 1/t की जगह t छपा था, समझ पा रहे हैं, टी, केवल टी लिखा था। एक आंसर में ये ठीक था, इसकी जगह 1/k लिखा तो भी गलत था, मतलब आंसर गलत। आंसर सुनिए, ln के वर्सेस टी गलत, ln के वर्सेस टी गलत, ln 1/k वर्सेस टी गलत, और ln 1/k वर्सेस 1/t गलत। सही क्या है, ln k वर्सेस 1/t,
इसको बदल नहीं सकते आप, जो है वही सही है, ठीक है, कुछ भी करेंगे तो गलत माना जाएगा। अच्छा, इस ग्राफ का स्लोप आपको दिख रहा है, स्लोप बता दी, एक बार और लिख लेते हैं, बोलिए माइनस ई अपान आर, ठीक है, इसमें भी गलती कर दिया था, निगेटिव होता है, किसी किसी आंसर में पॉजिटिव दिया था, स्लोप आपके सामने है। और एक चीज और बता दो, इंटरसेप्ट बता दो जल्दी से, बोलिए एल एन ए, तो फटाफट ये दोनों चीजें फिर से लिख लीजिए। तो ये भी सवाल है, ये भी सवाल है, ये भी सवाल है, पहले का मतलब किसी और साल का। तो देखो, ग्राफ तो खैर बना था, पहचानना था खाली कि यही वाला ठीक है। असल में इस ग्राफ को क्या किया था उन्होंने, जैसे कुछ अलग अलग तरह का, जैसे एक ऐसे बना दिया था, एक यहाँ से ऊपर बना दिया था, एक ऐसे, सब गलत था, मतलब सही तो बना है आपके सामने, केवल देखना था, निशान लगाना था कि वो वाला ठीक है, तो वो तो पहचानने वाला ग्राफ था। अच्छा ये बताइए, अगर अर्हेनियस इक्वेशन का स्लोप अगर पूछता है तो क्या वहां पे निकालने जाएंगे कि याद रखोगे? याद रखना चाहिए, आंसर तो दिया रहेगा, माइनस ये अपान आर होता है, सिर्फ याद होना चाहिए, क्योंकि वहां टाइम ही नहीं मिलेगा आपको वहां निकालने का। ये भी याद होना चाहिए, ये तो आ चुका है, ये भी याद होना चाहिए। अच्छा एक बात और बता दीजिए, मैं पुरानी बात पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा लिखिएगा मत, डायरेक्ट बताइएगा, न्यूमेरिकल्स के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ। ये बता दीजिए एल एन है यहाँ पे, समझिएगा, ठीक है, टाइम भाई कितना डेरिवेशन करेंगे, एल एन का मतलब लाग बेस ई होता है ना, बोलिए ना, पूरा लिखिएगा मत, मैं सीधे बताऊंगा आपको, और एल एन का मतलब लाग बेस ई होता है, ठीक है। जब आर्डर पढ़ाया था मैंने, वहां की बात, अगर इस लाग बेस को 10 किया जाए तो आगे आता है 2.303, याद है आपको, ठीक है, सुनिएगा, और यहाँ पे भी 10 किया जाए तो इसके आगे आ जाएगा 2.303, ये काम एक बार कर चुके। तो अगर लाग बेस 10 कर दिया जाता है तो ये नंबर आगे लगता है, यहाँ पे भी लग जाएगा, यहाँ पे भी, उसके क्या करेंगे हम, इसमें 2.303 से पूरे समीकरण में डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। आप बता दीजिए, यहाँ डिवाइड कर कीजिएगा मत, खाली देख लीजिए, तो ये कट जाएगा ना, और यहाँ पे रह जाएगा, क्योंकि यहाँ काटने लायक नहीं है, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। तो ये बता दीजिए, log बेस 10 होने पे ये समीकरण थोड़ा सा अलग आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, log बेस 10 के बराबर माइनस ये अपान 2.303 और 1 अपान टी और प्लस log बेस 10 है। तो उसको निकालने से कोई फायदा नहीं है, सीधा लिखना चाहिए हम लोगों को। तो बताइए, मैं सीधा लिखने चाह रहा हूँ, हमें लगता है समझ गए ना आया कैसे हो, तो बता दीजिए, हम फिर से लिख रहे हैं इसको, log बेस 10 के बराबर, बोलिए क्या निकलेगा, माइनस ये अपान 2.303, यार अब ये चलाएगा, इंटू क्या होगा 1 अपान टी और प्लस log बेस 10 ए। अब ये बताइए, ये हो गया y, ये हो गया m, ये होगा x और ये होगा c। आप ये बताइए, पूरी कहानी दोबारा लिख सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं,
तो चलिए फटाफट ग्राफ बनाइए, पूरी कहानी लिखिए जो पिछले ग्राफ को देख के मैंने लिखा था, फटाफट दोहरा लीजिए इसको जल्द से। ग्राफ खींचिए, सब कुछ लिखिए जैसा मैंने लिखा है पीछे, फटाफट कीजिए, इससे लिखने से याद होगा। पूरी कहानी दोबारा लिखनी है, कंप्लीट इस। हाँ, पूरी 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 स्टोरी लिखिए, पूरा स्टोरी। एक्सिस वाला जो मैंने लास्ट में यहाँ नीचे लिखा था घेर कर, वो सब कुछ लिख लेती है ना। स्ट्रेट लाइन है, स्लोप इतना है, इंटरसेप्ट, पूरी पूरी कहानी लिखो, ग्राफ में आगे सब पूरा लिख डालो एक बार। अरे जैसे मैंने पूरा पीछे लिखवाया है वही पूरी कॉपी करनी है, बस थोड़ा सा बदलना पड़ेगा आपको, पूरी चीज दोहराना है, सब कुछ फिर से लिखना है उसी तरह से। अरे मैं ऐसे थोड़े लिख पा रहा हूँ, सवाल है ना 2022 का, या ऐसे थोड़े लिख पा रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन है 2022 का। सबसे पहले आपने ग्राफ शायद बनाया होगा, है ना। सबसे पहले ग्राफ की चाहे बताइए, एक्स पे क्या लिखना है यहाँ पे 1/t, और वाई पे लिखना है log बेस 10 के, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट आपने मार्क किया होगा कहीं पे, और ये डिस्टेंस आपने दिखाया होगा log बेस 10a, ये डिस्टेंस हो गया। लाइन सेम बनेगी उसी तरह से, और इसका स्लोप आप लिखेंगे यहाँ पे, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, -a/2.303r, पूरा लिखना है इसको, कंप्लीट आंसर। चलिए पहला आंसर बताइए, ग्राफ किसके बीच खींचा गया, बोलिए log बेस 10 के वर्सेज 1/t, पहला आंसर हो गया आपका। दूसरा बताइए, स्लोप कितना है जल्दी बताइए, -a/2.303r, दूसरा आंसर हो गया। और लास्ट आंसर आपका, इंटरसेक्ट अंतरखंड होता है log बेस 10a। तो ये तीन सवाल हैं आपके अलग अलग। ये बताइए, दोनों एक ही तरह का है लगभग, वहां एलन था, log बेस ई था, यहाँ log बेस 10 है। तो जहां log है वहां एलन था, यहाँ log बेस 10, और एक चीज बदल गया है खाली, कि log यहाँ 10 लिख रहे हैं हम लोग, और स्लोप में ध्यान देना पड़ेगा, स्लोप वहां पे e -e/r था, और यहाँ पे -e/2.303r, थोड़ा सा स्लोप में फर्क है। और log में 10 लगाना है, log में 10 लगाना है, बेस 10 करना है। हाँ, स्लोप आपको ध्यान देना चाहिए, तो सिंपल चीजें हैं, पेपर में आती हैं। अभी मैं 22 का सवाल बता रहा हूँ आपको।
हाँ ये मैं हटा रहा हूँ भाई, ठीक है, बना लिया होगा आपने। देखो और किस तरह के सवाल बनते हैं, बल्कि आया ही था, मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। ये 2022 में इस पे एक न्यूमेरिकल आया था, ग्राफ में आया था, न्यूमेरिकल आया था। तो उन्होंने पूरी कहानी लिखी थी कि अर्हेनियस इक्वेशन खींचा गया, इसके बीच खींचा गया, पूरा लिखा था, कहानी 4 लाइन की थी। और उसमें लास्ट में क्या कहा था कि स्ट्रेट लाइन होती है, और उसमें उन्होंने स्लोप दे दिया था। आप ये बताइए, अगर स्लोप अगर पता लग जाता है तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, जल्दी बताइए। अगर स्लोप पता हो, क्या निकाल सकते हैं? स्लोप इसकी वैल्यू पता चल जाए, पीछे मत सोचिए, आगे सोचिए, बहुत पीछे बोल रहे हैं। जी निकाल सकते हैं। अरे यार इसकी वैल्यू आपको पता चल जाओ, ये नंबर है, ये तो आर फिक्स है, इसे क्या निकलेगा? ई है। ई का मतलब एक्टिवेट। सब आ रहा है? चलिए लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए। चौबीस वाला सवाल फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, ये नहीं है, अगला वाला आगे बता रहे हैं, फिर आ रहा है 24 का। एक बता चुके हैं ग्राफ, दूसरा सवाल सुनिएगा फिर से, अलग सवाल। ये बता दीजिए, एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? स्लोप, ग्राफ का स्लोप पता होना चाहिए, रख के आ जाएगा। जैसे देखो, मैं हल नहीं करूंगा, सवाल तो और बाद में करना है हम लोग को। जैसे मान लो स्लोप आपको दे दिया है, स्लोप मान लो -0.5 दिया है। स्लोप कितना दिया है? माइनस, ये असल में ये स्लोप जब भी देता है ना, माइनस में ही, पेपर में भी माइनस में ही दिया था, माइनस में ही देगा हमेशा। जैसे स्लोप हमने कितना दे दिया? -0.5, ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? -E/2.303 R। पता है माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। और फिर यहां ले जाके गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, समझ रहे हैं ना? और आर का मान रखेंगे 8.314, ये गुणा होगा, फिर ये गुणा हो जाएगा। कहने का मतलब स्लोप अगर पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान रखिएगा, स्लोप अगर दिया जाता है तो ये निकलता है। अच्छा ये बताइए, अगर इंटरसेप्ट पता हो तो क्या निकलेगा? इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट से क्या निकाल सकते हैं? अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू पता हो, आपको पता है इंटरसेप्ट किसके बराबर होता है? एल एन ए, एल एन ए, कैपिटल ए निकलेगा। कैपिटल ए का नाम बताया था आपको, आर्हेनियस कांस्टेंट बोला जाए, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोला जाए, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोला जाए, जो भी नाम दीजिए, लिख लीजिए इसको, वो भी निकाल सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए इंटरसेप्ट पता है, उससे ए निकल जाता है, कैपिटल ए निकल जाता है।
सीधा उनके कहने का मतलब था, स्लोप अगर पता है तो उससे हम ए निकाल सकते हैं, और अगर इंटरसेप्ट पता है तो उससे हम ए निकाल सकते हैं, यानी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो ज्यादातर वो लोग, जैसे जितना भी सवाल आता है ना, ज्यादातर ए पे आता है। तो ये अब बताओ, ये पता होने के लिए क्वेश्चन में क्या पता होना चाहिए? स्लोप देंगे, वैल्यू बताएंगे, रख के फार्मूले से निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, और देखिए हाँ, एक चीज और देखिए, नोट करके फिर से लिखिएगा, नोट करके। नोट करके दोबारा लिखिएगा। शुरू में कुछ ऐसा निकाला था हम लोगों ने, स्टार्टिंग में मैं फिर से लिख रहा हूं, स्टार्टिंग वाला बताइएगा, एल एन ए माइनस पी ए अपान आर टी, है ना, ये पहली पहली बार आया था ये। ठीक है, तो इसको फिर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ए अपन आर टी। हाँ, न्यूमेरिकल्स के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तो आप खाली फार्मूले पढ़ रहे हैं, ग्राफ पढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल किससे लगाना है कराऊंगा भी, और फार्मूला भी बताऊंगा। ये बताइए, ये कांस्टेंट है, आर्हेनियस कांस्टेंट, आर होता है गैस कांस्टेंट, और ई को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, हालांकि ये क्या होता है मैंने बताया नहीं, बताऊंगा बिल्कुल क्या होता है, कैसे आता है, कितना होता है, सब बताऊंगा। यहाँ पे ध्यान आपका टेम्परेचर पे होना चाहिए। ये बता दीजिए, सब कुछ ठीक ठाक रहे, टेम्परेचर को बदलेंगे तो क्या बदल सकता है? के बदल सकता है, रेट कांस्टेंट को बदला जा सकता है, फार्मूले से लग रहा है। क्या होगा वो तो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन टी को बदलने से के बदल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ T1 लिखेंगे तो यहाँ पे K1 लिख सकते हैं, या अगर यहाँ T2 लिखते तो यहाँ पर K2 लिख सकते हैं ना। और ये फार्मूला एक बार और लिख दिया जाए, एल एन के वन इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई अपान, जल्दी बोलिए, बोलिए T1। अरे भाई T1 लिखा तो K1 लिखा, लिखा तो K2 लिखा, T1 के हिसाब से K1 है, T2 के हिसाब से K2 है, दो बार लिखा है। अब जानते हैं ऐसा मैंने क्यों किया, इन दोनों को हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। आप बताइए, घटाएंगे तो यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा माइनस, और सुना होगा जब माइनस में माइनस लगता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, आप बताओ, एल एन से एल एन क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, इसको लिखा जाएगा एल एन के टू माइनस एल एन के वन इज इक्वल टू, थोड़ा देख लीजिए फिर नोट कीजिएगा। तो हमको ये बता दीजिए, इसको घटाया गया कि ये प्लस हो गया, और बता सकते इन दोनों को एक साथ लिखना हो तो ये प्लस वाला हमेशा आगे लिखना चाहिए। ठीक है, बता सकते हैं दोनों में कुछ कॉमन आपको दिखता है, ए बाई आर, इतना तो दिख रहा है, हम लोग यहाँ पे ए बाई आर को कॉमन ले सकते हैं, ए डिवाइड बाई आर। बता सकते हैं ब्रैकेट में क्या बचेगा, प्लस प्लस वाला बताओ, तो प्लस वाला क्या होगा, वन अपान टी वन, वन अपान टी वन माइनस वन अपान टी टू। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा वन अपान टी वन माइनस वन अपान टी टू। एक बात और, ये फाइनल लिखिएगा, लॉग एम माइनस लॉग एम, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपान एन, लॉग एम अपान एन, तो इसको लिखना है आपको एल एन, बोलिए के टू अपान के वन इज ई अपान आर। अच्छा एक बात ये बताइए, ठीक है आंसर तो आएगी हम लोगों का, वन अपान टी वन माइनस वन अपान टी टू, इसको थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं। आप जानते हैं ना, ये जाएगा वहां, ये जाएगा वहां, और इनटू होता है नीचे, तो जानते हो क्या होगा, टी टू माइनस टी वन अपान टी वन इंटू टी टू। तो मैथमेटिक्स ये पता होगी आपको, तो होगा टी टू माइनस टी वन अपान टी वन इंटू टी टू, या इसी तरह लिख के छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, एक बात और बताइए। देखो इस पे जो मैंने ये लास्ट में फार्मूला लिखा है, ये बताइए इसमें हम क्या चेंज कर रहे हैं, बता दीजिए। नहीं, क्या बदल रहे हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर T1 से T2 किया गया, तो रेट कांस्टेंट K1 से K2 हो गया। टेम्परेचर T1 से T2 किया गया, तो रेट कांस्टेंट K1 से K2 हो गया। कितना होगा वो बात की बात है। सुनिए, इसको आप 1/T1 माइनस 1/T2 भी लिख सकते हैं, या क्रॉस करके गुणा करके लिख सकते हैं। एक बात और बताइए, असल में ये फार्मूला बहुत पहले आ चुका है, ये नीट में खुद आया है एक बार पहले। ये नीट का खुद क्वेश्चन है, खाली फार्मूला पूछा था। ये नीट का क्वेश्चन है, पहले आ चुका है। पीवाईक्यू देखेंगे, बुक आपके पास होगी तो ये दिखेगा। ये एक बार इस तरह से था। अब जानते हो गलत क्या किया था? सुनो बताते। एक गलत आंसर में K2/K1 की जगह पे K1/K2 लिखा था, और ये हाल मैंने ऐसे कर दिया है। वैसे ये कैसा था पहले बता सकते हैं? 1/T1 माइनस 1/T2 था ना, उन्होंने एक लिखा था उस आंसर में 1/T2 माइनस 1/T1, वो गलत आंसर से, वो गलत आंसर से, ठीक है। और एक आंसर में माइनस की जगह पे प्लस यहाँ पे दिया था, तो भी गलत आंसर था। तो ये फार्मूला नीट में पहले आ चुका है। अब सुनिए, न्यूमेरिकल इससे लगेगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए ln को लिखना पड़ेगा log बेस 10। तो आगे क्या आ जाएगा? 2.303। सुनिएगा ध्यान से। फिर हम इस नंबर को यहां से हटाएंगे, बराबर के नीचे लाएंगे, तो ये नीचे उतर के नीचे उतर के आ जाएगा। अब न्यूमेरिकल कैसे लगता है? इट्स जो 24 का एक और सवाल होगा यहाँ पे, तो ये बताइए, इसको नीचे ड्रॉप कर दिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब एक नया फार्मूला हो जाएगा, log बेस 10 के K2/K1 इज इक्वल टू PA/2.303R। ठीक है ना? ब्रैकेट में क्या लिखे? तो आप T2 माइनस T1/T1 T2 लिखिए, चाहे 1/T1 दोनों लिख सकते हैं। यही लिखिए, कैलकुलेशन से जल्दी होता है।
एक और सवाल पढ़ रहा हूँ, एक दूसरा सवाल नीट का, वही मैं सवाल ढूंढ रहा था। ठीक है, दो सवाल हैं और मैंने बोला था आपसे, एक ग्राफ वाला मैंने पहले ही करा दिया आपको, जो ग्राफ था। दो सवाल और एक थ्योरी वाला है, मैं पढ़ देता हूँ, लिखूंगा नहीं, जो कि 24 का है, और एक न्यूमेरिकल में करा रहा हूँ खुद ही। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या, पहले हम और सिंपलीफाई कर दे। ये बता दीजिए, इस फॉर्मूले में अगर T1 K1 पता हो, T2 K2 पता हो, क्या निकलेगा? और एक नाम बोलिए, एक्टिवेशन एनर्जी। T1 पता, K1 पता, T2 पता, K2 पता, क्या निकलेगा बताइए? एक्टिवेशन एनर्जी, ये निकालने में इस्तेमाल होता है। तो आप ये बताइए, लगता है एक्टिवेशन एनर्जी को निकालने का दूसरा तरीका है। पहला तरीका क्या था? स्लोप वाला, ग्राफ का स्लोप पता होना चाहिए। और दूसरा तरीका, दो टेम्परेचर और दो रेट कांस्टेंट, दो टेम्परेचर और दो रेट कांस्टेंट, तो ये आता है। सवाल पढ़ देता हूं, सुन लीजिए। ये पेपर 24 को मैं ढूंढ रहा था। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड, किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए, रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, एक आंसर है रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। इन दोनों में आंसर बता दीजिए। रेट कांस्टेंट्स एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, यही आंसर था, बाकी तो गलत आंसर है। इनका कहना था दो रेट कांस्टेंट होना चाहिए और दो अलग अलग टेम्परेचर होना चाहिए, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, सेंटेंस लिखूंगा मैं, सवाल नहीं लिखूंगा। From this Arrhenius equation, मतलब K1 K2 पता हो, T1 T2 पता हो, तो ये आ जाएगा। तो सवाल था, कैलकुलेशन वाला था, वो तो बड़ा सवाल हो जाता है वो, तो उसको मैं थोड़ा सा आपके लिए छोटा कर देता हूँ।
तीसरा सवाल, 2 सवाल हो गए ना 24 के, 2 सवाल हो गए। ये दूसरा सवाल यही है जो पढ़ रहे थे हम, ठीक है। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल न्यूमेरिकल है, इसी पे न्यूमेरिकल आ रहा है, तो थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे हम। न्यूमेरिकल टाइम लगेगा, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, ये निकालने वाला सवाल है। मैं पूरा सवाल लिखूंगा, आपको उससे करवा रहा हूँ। ये बता दीजिए आर की वैल्यू, देखो इन्होंने भी सवाल में दिया है, आर की वैल्यू मैंने क्या बताइए, बोलिए 8.31 पर केल्विन। मैंने लिखा है ना आर का मान, इन्होंने सवाल, मैं सवाल पूरा लिख रहा हूँ ऐसे। हम चाह रहे हैं कि यार सवाल थोड़ा छोटा किया जाए टाइम बचाने के लिए। तो देखिए ये नंबर आप देख रहे हैं 2.303 इंटू आर, ये बहुत काम का नंबर है, हमेशा के लिए याद रखिएगा। ये गुणा करने में टाइम बहुत खराब होगा आपका। 2.303 मल्टीप्लाई आर का मान कितना है 8.314। असल में ये जब इसमें गुणा होता है तो एक संख्या याद कर लीजिए 19 आता है। वैसे एग्जैक्ट आपका 19.15 होता है, लेकिन 19 लगा के आप सवाल को लगा, तो इससे क्या होगा ना, हम लोग यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सीधे लिख देंगे 19। तो 19 लिखने से क्या होगा, टाइम बचेगा आपका, ठीक है ना। तो इसका गुणा करने से जानते हो कितना आता है 19.15। आप चेक कर लीजिए, फोन से चेक कर लीजिए, आपके पास कैलकुलेटर होगा, लेकिन आप इसकी जगह लगभग क्या ले सकते हैं 19, तो काम चल जाएगा। तो मैं न्यूमेरिकल के लिए लिख देता हूं, आप सवाल इससे लगाइएगा, क्वेश्चन इससे लगाना है। क्वेश्चन आप इससे करिए, टाइम बचेगा, क्योंकि ये गुणा करने से आप ये 19 संख्या याद करनी चाहिए, तो टाइम बचेगा गुणा करने में। तो पेपर का सवाल हम लिख रहे हैं, आंसर भी देंगे। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, ठीक है। मैंने छोटा कर दिया सवाल को, कहने का मतलब 19 आपको लिखना है यहाँ पे। अच्छा एक बात और बताइए, टेम्परेचर दिया है सेल्सियस में, क्या करेंगे बताइए, केल्विन में 273 जोड़ देना उसमें, ठीक है। तो फटाफट कीजिए, मैं सवाल लिख रहा हूँ 24 का, पेपर का न्यूमेरिकल, सेक्शन बी में है ये, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, आंसर बताइएगा। लेकिन एक ऐसा शब्द लिखा है इसमें कि अगर ये शब्द का मतलब नहीं जानेंगे तो सवाल नहीं लगेगा। ये शब्द बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं कितने समझ जाते हैं।
इसका मीनिंग जानते हैं क्या लिखा हुआ है ये? तो ऐसे ये चार दिया है, देख रहे हो, क्वाड जिसे कहते हैं डबल, डबल यानी दुगना होता है, ट्रिपल यानी क्वाड, क्वाड यानी क्या होता है? चार गुना, रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन चार गुना। चार गुना यानी पहले x है तो बाद में 4x। अगर पहले x है तो बाद में 4x कैसे करेंगे जानते हो? k1 को x मानोगे, k1 को x मानोगे तो k2 को क्या लिखोगे? 4x, कट जाएगा। k1 को x मानेंगे तो k2 को 4x मानेंगे। t1 पता है, t2 पता है। हिम्मत मत हारिए, फार्मूला लिखिए, वैल्यू रखिए। हिम्मत हार जाएंगे छूट जाएगा सवाल, ऐसा थोड़े ना है। हिम्मत से काम लीजिए, लगेगा सवाल, फार्मूले पे है। कितना आंसर है? हाँ 38.0। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ गया? कौन सा है? पहला आ रहा है। जो आंसर आपका आएगा शुरू में जूल में आएगा। किस में आएगा? जूल में। और आंसर किस में दिया है? किलो जूल में। जो आप आंसर निकालेंगे वो जूल में आएगा और आंसर किलो जूल में देते हैं। अरे कुछ लोग कहेंगे सर K1 दिया नहीं, K2 दिया नहीं। मैं भी कह रहा हूँ, अरे यार कह तो रहा हूँ K1 को कुछ मान लो। K1 क्या मान लो? x। अगर K1 को x मानोगे तो K2 क्या लिखना है? 4x। K1 को x मानिए तो K2 4x हो जाए और फिर रखिए फार्मूले में ले जाके पुट कीजिए। 19 वाला फार्मूला यूज, 19 लगा हुआ है वो वाला यूज कीजिए। नहीं हो रहा है? कहाँ पे नहीं, कैलकुलेशन है। क्या चीज? अरे यार यहाँ लॉग नहीं था शायद। अरे सॉरी सॉरी, लॉग नहीं था शायद यहाँ पे। देखिए फार्मूले में एक चीज गलत लिख गई है, उसको सुधार लीजिए, सुधार लीजिए। हमसे एक जगह गलत लिख गया है, फिर से बोल रहा हूँ, सही कर लीजिएगा। लॉग बेस 10 K2 अपान K1, देखिए कॉपी में देखिए, लॉग बेस 10 K2 अपान K1 बराबर ये अपान 19 है ना, 19। वहां एलओजी काट दीजिए, एलओजी वहां पे नहीं होता है, लॉग वहां पे नहीं होता, लॉग काट दीजिए। बस आपको क्या लिखना है? T2 माइनस T1 अपान T1 T2। काफी लोगों ने सही लिखा है,
वो हमसे एलओजी लिख गया था, हटा देगा उसको। लाग बस दाएं तरफ होता है, दाएं तरफ नहीं होता। वो लाग हमसे लिख गया, राइट साइड में लाग नहीं है। ठीक है, T2 माइनस T1 अपान T1 T2 है। 19 वाले में लाग लिख गया, वो हटा दीजिएगा। ठीक है, वहां पे लाग नहीं हो, गलती हमने ध्यान नहीं दिया, लिख गया था। चलो देखो, कुछ लोगों ने कर लिया है, फार्मूला सही रखे कर लिया। देखो T1 कितना है, देखो T1 कितना है बेटा, T1 कितना है 27। क्या करेंगे इसमें बताइए, क्या जोड़ेंगे इसमें, 273 कितना हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, और T2 आपका कितना है, T2 का है यहाँ पर, इसमें 273 ऐड करेंगे, 330 आ रहा है ना। अच्छा ये बताए T1 T2 मैंने केल्विन बदल दिया। अब बताओ यहाँ पर आपको असल में K1 K2 पता नहीं है, लेकिन कह रहा है यहाँ पे, सवाल पढ़ लीजिए, कह रहा है कि ये 4 गुना हो जाता है, यानी टेम्परेचर को बढ़ाने से 4 गुना हो जाता है। तो K1 को अगर आप x मानते हो तो K2 को क्या लिखेंगे 4x। हाँ, कुछ लोग कंफ्यूज है, कह रहे हैं सर ये तो रेट कांस्टेंट नहीं दिया, रेट ऑफ रिएक्शन। सुनिए, पिछली क्लास को याद कीजिएगा, हमने आपसे बोला था टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है और रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है। दोनों लिखवाया है, पीछे सब लिखवाया है। K1 x मान लीजिए, K2 को क्या मानेंगे 4x। फॉर्मूला कौन सा लिखना है जल्दी बताइए, लॉग बेस 10 के क्या लिखना है यहाँ पे बता दीजिए, K2 अपान K1। यहाँ पे क्या लिखना है 19। ठीक है, यहाँ पे लॉग नहीं है भाई, ध्यान देना। यहाँ पे क्या था बता दीजिए, T2 माइनस T1 अपान T1 T2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बता दीजिए, लॉग क्या आ जाएगा 4x अपान x बराबर ये अपान 19। यहाँ पे क्या लिखेंगे बता दिए, 330 माइनस 300 बटा 330 गुणे 300। ये बताइए यहाँ से x x कट जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बता, log 4 इज इक्वल टू ये डिवाइड बाई 19। बताओ 330 में से 30 घटा, 300 घटा क्या बचेगा 30 बटा कितना हो जाएगा 330 और गुणे 300। तो हमें लगता है 30 से 30 कट रहा है, और आप जानते हैं 3500 आ गया। ठीक है, 3500 आ गया 19 से यहाँ पे, और लाख 4 कमेंट सवाल में दिया था 0.6। अब देखो टाइम बचाने के लिए आप इसको 0.6 ले सकते हैं, टाइम बचाने के लिए, कि जीरो का कोई मतलब नहीं होता। टाइम बचाने के लाख 4 कमेंट 0.6 से काम चला सकते हैं, 0.6 से। फिर ये पूरा यहाँ से क्रॉस गुणा हो जाएगा, पूरा का पूरा, ये भी गुणा होगा और इधर चला जाएगा पूरा। थोड़ा सा मेहनत तो लगना ही, इसमें टाइम तो लगेगा, गुणा करना है थोड़ा सा। इसको जल्दी करने का तरीका बता दें, और जल्दी चाहते हैं। अच्छा एक चीज आंसर पे ध्यान दिया तुमने, सब एक जैसा है, 38383838 एक जैसा है ना। देखो मैं जल्दी बताता हूँ, ऐसा आप चाहते हैं कि हम गुणा ना करें, मैं कैसे करेंगे, हम बिना गुणा करके बता रहे हैं। देखो ध्यान से देखना, नोट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, हम बिना गुणा के आंसर बताते हैं आपको, और आंसर निशान लगा देंगे, आपसे लगवा रहे हैं, बिना गुणा किए बता रहा हूँ। ठीक है,
वैसे तो एग्जैक्ट के लिए गुणा करना पड़ेगा पूरा, बट ये टाइम बचाने के लिए मैं लगभग आंसर बता दूंगा, मतलब निकाल सक आंसर लगा सकते हो, इतना हो जाएगा बिना गुणा किए। देखिए देखिए पेपर हम भी हल करते हैं जब आता है ना, तो कभी शायद ही कभी मैं गुणा करता हूँ, नहीं करता। और हम चाहेंगे कि सीखिए इसको टाइम बचाने के लिए। तो ये सब कहानी तो करनी पड़ेगी आपको, फार्मूले में तो लाना पड़ेगा, T1 T2 लिखना पड़ेगा, सेल्सियस को केल्विन में बदलना ही पड़ेगा। हाँ ये वाली स्टोरी समझ में आ रही है आपको। पहले अगर K1 x था तो दूसरा कितना होगा 4x, 4 गुना बोला है तो अगर x मानेंगे तो अगला क्या होगा 4x। तो K2 आपका 4x हो गया, K1 आपका x, एक कट गया तो लाख 4 बच। ठीक है, और ये बटा 19 लिखना है, ये मालूम ही है आपको, T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू T2। तो ये घटने से 30 बच रहा है यहाँ पे, तो 30 30 कट के एक जीरो आ रहा है, 35 आ रहा है। चलिए बताइए, शॉर्ट में बता रहे हैं, ये बता दीजिए ये बराबर, ये सारे नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे से, ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा क्या फाइनली बता दीजिए, 0.6021 मल्टीप्लाई बाई 19 और मल्टीप्लाई बाई 3500। यही आंसर है आपका। आप चाहे तो मोबाइल से अपने फोन से चेक कीजिए, इसको हल करिए, लेकिन वो सब है नहीं, टाइम बचने के लिए बता रहा हूँ। देखो कैसे समझ सकता है, लगभग आंसर हम जरूर लगाएंगे। देखिए ये बता दिए, इसको 0.6 ले सकते हैं, काम चल सकता है। और इसको भी चलिए समझ रहे हैं आप लोग, मेरे मन की बातों को समझ रहे हैं कुछ लोग, इसको ले लेते हैं, 19 है तो 20 लेते हैं, और 35 को 30 ले लें तो मतलब 3500 है ना, इसको 3000, हालांकि फर्क थोड़ा पड़ जाएगा लेकिन लगभग आ जाएगा। हाँ लगभग हो जाएगा। अब देखो 3 दूनी 6, 6 6 का 36, हाँ 36 लगभग आंसर आ रहा, देखो यहाँ पे। और पॉइंट है तो एक पॉइंट से ये वैल्यू हट जाएगी ना, तो आगे 3 जीरो बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये आ जाएगा 36,000 आ जाएगा। 36,000 आंसर किस में आएगा, किलो जूल पर मोल में, आंसर किस में दिया है किलो जूल, तो इसके लिए 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग कितना होगा 36। अब बताओ 36 के आसपास का आंसर कितना है 38, पहला आंसर है, लग सकता है। जूल को किलो जूल में लाने के लिए 1000 से डिवाइड हो जाता है। तो ये जुगाड़ है, बाकी तो आपको पूरा करना होगा तो पूरा करना ही पड़ेगा, टाइम बचाना हो तो ये तरीका है। 36 है, 38 आंसर है, क्योंकि बाकी आंसर तो बहुत दूर है, 380 दिया है, 3.8 दिया है, और 3804 तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब 36 के अगल बगल का आंसर क्या है 38, 38 लगा दीजिए, बाकी एक्यूरेट चेक कीजिएगा तो वही आंसर आएगा, पहला वाला आ जाएगा आपका। ठीक है, लगभग में हम कह रहे हैं कि आंसर लगा सकते हैं। देखिए आज एक ही क्लास में नीट के तीनों सवाल आ गए, 1.5 घंटे की एक ही क्लास में। कभी कभी आप पढ़ रहे हैं काउंटर्स, कितनी क्लासें पढ़ रहे हैं, 7वीं 8वीं शायद क्लास होगी, 6वीं 7वीं क्लास होगी, पीछे से कुछ नहीं आया, और आज के क्लास में 1.5 घंटे क्लास में तीनों सवाल आए, तो वो तो मन की बात है ना, कहाँ से सवाल बना दिया। अब आप ये बताइए, सारे सवाल एक ही फॉर्मूले पे एक ही चीज से पूछा गया आपका, एक ग्राफ पूछा गया, और एक पूछा गया कि T1 T2 पता हो, K1 K2 पता हो तो निकाल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और एक सवाल में क्या किया, T1 T2 दे दिया, K1 K2 दे दिया, तो ये निकलवा दिया तीसरा सवाल।
हाँ, ये है कि इसमें से 3 में से 2 सवाल आसान थे क्योंकि उसमें केवल पढ़ना था, लगाना था, और उसको हल करना था तो थोड़ा सा मुश्किल था। मुश्किल क्या, कैलकुलेशन है, टाइम लग रहा है उसमें, क्योंकि गुणा भाग तो आपको करना पड़ेगा। और ये जो शब्द दिया था ना, क्वाड्रपल्स, मतलब क्वाड का मतलब कितना गुना होता है, 4 गुना। तो ये हमने क्या किया, k1 को x मान लिया, k2 को मान लिया 4x, 4 गुना किया, ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं आई, कट गया, log 4 आ गया, log 4 आपको दे ही रखा था, बाकी सब इस सब करना था। ठीक है। हाँ, अगले क्लास में आपको बताएंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ग्राफ, सब कुछ।